स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज हमारी जो साइंस की 30 डेज टारगेट क्लासेस थी उसकी 11वीं क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है उदासीनीकरण और उसका दैनिक जीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आसपास में वस्तुएं मौजूद हैं विज्ञान संबंधी, ठीक है, उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसके बारे में बताया गया है। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके एडेड जूनियर साइंस के सिलेबस में दिया हुआ है। इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके एडेड जूनियर साइंस के सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने आसपास वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कि कुर्सी है, मेज है, अलमारी है, ठीक है, ये सब अपने आसपास देखते थे। क्या है? ये सब पदार्थ है, ठीक है। कोई लोहे से बने होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ लकड़ी के बने होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि तरल होते हैं, ठीक है, जैसे दूध हो गया। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस होते हैं, जैसे कि लकड़ी है, लोहा है, ठीक है। वायु चलती है, पत्ते हिलते हैं, तो ये क्या है? ये गैसीय पदार्थ है, ठीक है। तो पदार्थ वह कोई भी ऐसी वस्तु होती है, द्रव होता है, जो कि स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, ठीक, और जिसको हम अपने इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, देख कर, छू कर या त्वचा में महसूस किया जा सकता है इन्हें, ठीक। फिर है पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई, ठीक है। तो यहाँ पे मौलिक इकाई के बारे में दिया है पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है? पदार्थ क्या होते हैं? अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। इन कणों को क्या कहते हैं? परमाणु या अणु कहते हैं, ठीक। परमाणु क्या होता है? ये सूक्ष्मतम कण होते हैं किसी भी पदार्थ के। सूक्ष्मतम यानी कि छोटे से छोटे कण होते हैं परमाणु, इन्हें एटम कहते हैं इंग्लिश में, जो बच्चे इंग्लिश में देखना चाहे। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ठीक। दो या दो से अधिक एटम या परमाणु मिल करके क्या करते हैं? परमाणुओं का समूह बनाते हैं। दो या दो से जब एटम मिल जाते हैं अधिक, तो क्या होता है? एक अणु बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक। ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है? प्रत्येक अणु तत्व होता है, सॉरी, प्रत्येक तत्व अणु होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि अणु भी एक तत्व, यानी कि तत्व में क्या होता है? अणु पाए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कोई एक अणु है तो ये तत्व ही हो किसी प्रकार का, ठीक है। अणु किसी पदार्थ की संरचना का एक अति सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जबकि परमाणु क्या होता है? ये वो सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का जो मुख्य कारण है वो अणुओं की व्यवस्था है, ठीक। अणु कैसे व्यवस्थित है, ठीक है। दो अणुओं के बीच में या विभिन्न अणुओं के बीच में कितना स्थान है, ठीक है, वो उस पदार्थ की अवस्था को बताता है। जैसे ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ में क्या होता है? इसके अणु आपस में एक दूसरे से चिपके होते हैं, इनमें बहुत ही कम स्थान होता है। ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? ठोस होते हैं। द्रव पदार्थ में क्या होता है? द्रव के जो अणु होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ठोस की तुलना में थोड़े थोड़े दूर पर होते हैं। जबकि गैस के अणु कैसे होते हैं? गैस के अणु जो होते हैं वो ठोस और द्रव की तुलना में ज्यादा दूर पे होते हैं, ठीक है, ज्यादा दूर दूर पे होते हैं। तो जो अणुओं की व्यवस्था है, अणु कितने पास या दूर है, ये क्या करते हैं? ये बताते हैं कि पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस है। अणुओं की व्यवस्था बताती है कि पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है पदार्थ की आणविक संरचना, ठीक। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे पदार्थ का। तो किसी पदार्थ का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है या कणों की, अणुओं की व्यवस्था है, संरचना है, वो अंतर के कारण, उनके बीच में जो अंतर है, जो गैप है, उसके उसमें जो बल लगता है उसके कारण होती है, ठीक है। इन दो अणुओं के बीच लगने वाले इस विशेष बल को क्या कहते हैं? अंतराणुक बल कहते हैं। यह एक प्रकार का कैसा बल होता है? आकर्षण बल होता है, जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है। जैसे ठोस पदार्थ होते हैं उनमें आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, तो उसके अणु बिल्कुल पास पास जुड़े होते हैं। द्रव में थोड़ा कम होता है और गैस में अधिक कम होता है, ठीक है। ठोस के अणुओं के आपस में बंधे रहने के कारण ही ठोस की आकृति क्या होती है? ये एक निश्चित आकृति और आयतन होता है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द्रव पदार्थों में अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। और जबकि जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनमें क्या होती है? दूरी सबसे अधिक होती है अणुओं में, ठीक। तो इसमें इतना ही है। अब तक खोजे गए जितने तत्व है, कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? यहाँ 111 लिखा है, पर 118 तत्वों की प्रेजेंट टाइम में खोज हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रसायन की भाषा में देखते हैं, ठीक। तो रसायन की भाषा में जैसे विभिन्न प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, गुणा करने के लिए और भाग के लिए, ये, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है? केमिस्ट्री या रसायन की भाषा में विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं उनके लिए क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होता है? हाइड्रोजन के लिए H लिखना, ठीक है, ये क्या बताता है कि हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए O होता है, ठीक। तो पहले क्या होता था कि नाम का पहला अक्षर जो है इसी को उस तत्व का जो है एक सूत्र या प्रकृति मान ली गई थी कि हाइड्रोजन है तो H लिखा जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि तत्वों के नाम का जो पहला अक्षर है, पहले अक्षर के साथ साथ उसमें कितने जो है परमाणु प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन में 2 प्रेजेंट है तो इसको H2 लिखा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन में O2 लिखा जाता है, नाइट्रोजन को N2 लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे बस इतना ही तत्वों के प्रतीक के बारे में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें, वैसे इसमें से आता नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब प्रतीक का महत्व, तो प्रतीक में क्या क्या चीजें होती हैं जो चिन्ह है? एक तो तत्व का नाम होता है और तत्व का एक परमाणु हो गया, जैसे कि मैंने बताया H और ये 2, ठीक। तो ये तत्व का नाम और एक परमाणु हो गया।
ठीक है, इसी प्रकार से रासायनिक सूत्र जो होते हैं बनते हैं, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, ये रासायनिक सूत्र इसी प्रकार से बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है तत्व का अणु सूत्र। ठीक है, तो अणु सूत्र में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, जैसे O2, N2, Cl2, Br2। ठीक है, इनके अणु को जो है दर्शाते हैं। और कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनके अणु क्रमशः जिनमें 4 या 8 परमाणु होते हैं, तो उन्हें इस तरह दर्शाते हैं, जैसे P4S8, मतलब जो फॉस्फोरस है उसमें 4 परमाणु हैं और जो सल्फर है उसमें 8 है, तो इसको इस तरह से बताते हैं। ठीक, अब परमाणुकता क्या होती है, परमाणुकता किसे कहते हैं? ठीक, तो परमाणुकता क्या होती है, जैसे H2 है, ठीक है, तो H2 की परमाणुकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, N2 लिखा है तो N2 की परमाणुकता क्या है, 2 हो जाएगी। ये क्या कहलाती है, किसी भी तत्व की परमाणुकता कहलाती है। अब 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे H है प्लस Cl है, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, HCl बनाया, तो ये क्या है, ये यौगिक है। ठीक, यौगिक के अणु की संरचना निश्चित होने के कारण उसमें उपस्थित जो परमाणुओं की संरचना होती है वो भी निश्चित होती है। परमाणु क्या होते हैं, समानता अविभाज्य होते हैं। हालांकि अब जो नई थ्योरी आई है उसमें भाज्य बताया जाने लगा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि परमाणु समानता होते हैं। यहाँ पे आप क्लियर नहीं कहा गया कि हाँ होते ही हैं। समानता कैसे होते हैं, अविभाज्य होते हैं। अतः यौगिक के अणु तथा अणु सूत्र में उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की जो संख्या होती है पूर्णांक में होती है। अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, ये आपने अपने भोजन में कई बार ग्रहण किए होंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अम्ल कैसे होते हैं, जो खट्टे तासीर के होते हैं। ठीक है, कुछ खट्टे होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो अम्ल होते हैं। ठीक है, जैसे नींबू, इमली, इनका आपने स्वाद लिया होगा, तो ये क्या होते हैं, ये खट्टे भोज्य पदार्थ होते हैं जो अम्ल होते हैं। ठीक है, इसके बारे में और देखते हैं अम्ल क्या होता है। तो पहले अम्ल के बारे में देखेंगे, इसको कहते हैं एसिड। ठीक है, जैसे नींबू, सिरका, दही, इमली, कच्चा आम, इन सब का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और ये खट्टापन जो होता है वो एसिड के कारण होता है। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, यानी वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जो एसिड होते हैं वो प्राकृतिक या कार्बनिक एसिड कहलाते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, क्षीण प्रकृति के और दुर्बल अम्ल होते हैं ये। ठीक है, और दुर्बल प्रकृति के कारण ही इनका उपयोग क्या किया जाता है, भोज्य पदार्थों में किया जाता है। ठीक है, और जो अम्ल कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत प्रबल होते हैं। ठीक है, तो प्रबल अम्ल का हम उपयोग भोज्य पदार्थ में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने प्रबल होते हैं कि इनको छूने से ही जो त्वचा है वो जल जाती है। ठीक है, तो उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं और नाइट्रिक अम्ल होते हैं। ठीक है, इन्हें छूना और चखना हानिकारक होता है क्योंकि ये बहुत ही प्रबल होते हैं। ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है वो तनु अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि डाइल्यूट एसिड कहलाते हैं। और जिनमें पानी की मात्रा कम होती है और जो अम्ल होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, ये सांद्र अम्ल या कंसंट्रेटेड एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड। ठीक, तनु और सांद्र। ठीक है, और जब भी अम्ल बनाना होता है तो क्या करते हैं, जो पानी होता है पानी में अम्ल जो होता है धीरे धीरे डालते हैं, ना कि अम्ल में पानी डालते हैं, क्योंकि अम्ल में अगर पानी डालो तो वो जो है नुकसान कर सकता है, आग जलने की संभावना हो सकती है। ठीक है, और अगर त्वचा में कभी जो है अम्ल गिर जाता है तो उसको पानी से धोना चाहिए, ज्यादा पानी डालना चाहिए, क्योंकि पानी क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। अब आ जाइए क्षारक पे। क्षारक क्या होते हैं, क्षारक यानी कि इसी को कहते हैं बेस। ठीक है, जैसे खाने का सोडा होता है, इसको उंगलियों के बीच रगड़ो तो साबुन जैसा चिकना लगता है, ये किसकी विशेषता है। ठीक है, साबुन जैसा लगता है ये छूने में, ये बेस जो होते हैं पदार्थ। ठीक, साबुन जैसे लगते हैं ये बेस कहलाते हैं। जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, ठीक है, इन्हीं को भस्म भी कहते हैं। ठीक है, जो जल में ज्यादा घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एल्कली या क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, NaOH मतलब सोडियम पोटैश, KOH सॉरी NaOH मतलब कॉस्टिक सोडा, KOH कॉस्टिक पोटैश, चूने का पानी, NH4OH, ये सब क्या है, क्षार भस्म यानी कि एल्कली है। ठीक है, इसके बाद अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे, तो कुछ चीजें तो पहले ही बता दी हैं। ठीक है, अब इसको अगर लेबोरेटरी में देखना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए बताते हैं। तो एक तो होता है लिटमस पेपर, इनकी पहचान जिनसे करते हुए सूचक या इंग्लिश में इसी को कहते हैं इंडिकेटर। ठीक है, तो लिटमस पेपर, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां, इन सबसे पहचान किया जा सकता है। ठीक है, लिटमस पेपर नीले एवं लाल रंग की कागज की पट्टियों के रूप में होते हैं। जब नीले लिटमस को अम्ल में डुबोते हैं तो वो लाल हो जाता है, और जो लाल लिटमस है अगर उसको बेस में या क्षार में डुबोते हैं तो वो नीला हो जाता है। ठीक है, समान रूप से लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो इसमें लिटमस के बारे में अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, गुड़हल वगैरह के बारे में थोड़ा जो है कम पूछा जाता है, इसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। गुड़हल के पुष्प को जो है अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी कर देता है गुड़हल का पुष्प, और जो क्षारीय विलयन है उन्हें हरा कर देता है। इसी प्रकार जो है हल्दी का चूर्ण है, ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, जो क्या करता है, क्षारीय या बेसिक विलयन को क्या कर देता है, ये लाल कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाला है, लिटमस पेपर के बारे में अधिकतर पूछा जाता है बस। ठीक है, और लिटमस पेपर के अलावा मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्लेथिन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, जो एसिड है
वो एसिड में लाल हो जाता है और जो बेसिक विलयन है उसमें पीला हो जाता है। जबकि फिजाफ्लेथिन क्या है, ये जो एसिडिक विलयन है उसमें कोई कलर नहीं होता है, रंगीन होता है, और जो क्षारीय विलयन या बेसिक विलयन है उसमें गुलाबी रंग का हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए और 30 दिन तक साइंस की कंप्लीट क्लासेस के लिए हमसे जुड़े रहिए। 30 दिन में आपकी जूनियर सुपर टेट की पूरी साइंस की तैयारी हो जाएगी।